बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स आज हमने स्टार्ट करना है। आज सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स एक्चुअली द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड द एनर्जी कन्वर्जेंस। एक बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप क्या है और एनर्जी का जो कन्वर्जन है दैट इज द बायो एनर्जेटिक्स। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये ओबे करती है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि एनर्जी जो है ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें फ्री एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों? जिंदा रहने के लिए और अपनी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। और हमारे इस प्लेनेट अर्थ पे जो एनर्जी है उसका मेन सोर्स जो है वो सन एनर्जी है, यानी सोलर एनर्जी से हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। डायरेक्टली तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि सनलाइट एनर्जी से ही अपनी फूड खुद बना लेते हैं, जिस तरह प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो है वो सनलाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी जो है वो शुगर की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस होता है और क्लोरोप्लास्ट जो है पिगमेंट्स होते हैं प्लांट में जो कैप्चर करते हैं लाइट एनर्जी को और सन से और इसे कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी जो है वो शुगर या किसी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जैसे ही ये प्लांट्स में साइंटिस्ट कंसीडर करते हैं प्लांट में जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ था तो उसके बाद जब लार्ज अमाउंट में बहुत सारे प्लांट ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना शुरू कर दिया था तो बहुत ज़्यादा तादाद में जो थी वो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो एक बाय प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस का, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी और इन्वायरमेंट में जब फ्री ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद थी तो उसके बाद जो थे ऐसे ऑर्गेनिज्म पैदा हुए जो कि रेस्पायरेशन करते थे, यानी कि उनमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता था और वो रेस्पायरेशन में उसी ऑक्सीजन को यूज़ करते थे। रेस्पायरेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की फॉर्मेशन होती है एटीपी की, यानी कि हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं और हम एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मुलेशन होती है एटीपी की और एटीपी को हम कंसिडर करते हैं कि ये एक लिंक है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के दरमियान। मेटाबॉलिज्म को हम दो प्रोसेसेस में डिवाइड करते हैं, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो कैटाबोलिज्म में असल में लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो टूटते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और एनाबोलिज्म में हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में एक्यूमुलेट करती है और एनर्जी कंज्यूम करती है, इस्तेमाल करती है एटीपी की फॉर्म में। इसलिए कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में एटीपी एक लिंक का काम करती है। उसके बाद आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो उससे हम बायो एनर्जेटिक्स यानी कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है। अगर हम फोटोसिंथेसिस को, रेस्पायरेशन को ले लें तो हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सबस्ट्रेट का काम करते हैं और रेस्पायरेशन के दौरान जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसलिए कहते हैं फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी को हम एनर्जी जो असल में कैप्चर हो रही होती है। कैसे कैप्चर होती है? क्योंकि सनलाइट में प्लांट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और सनलाइट से जो है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। जबकि रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है वो यही हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होती है, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस क्या है? कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। असल में ये फोटोसिंथेसिस का वर्ड जो हम यूज करते हैं इसका मतलब है कि कन्वर्जन होती है सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस की हम डेफिनेशन करते हैं, दिस इज अ प्रोसेस इन विच द एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कंपाउंड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो कि इनऑर्गेनिक एनर्जी पुअर कंपाउंड है वो रिड्यूस हो जाते हैं एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज की फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट।
ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और केमिकल एनर्जी जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के अंदर और फोटोसिंथेटिक जो कि पिगमेंट्स हैं वो उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी रिच कंपाउंड में रिड्यूस कर देते हैं। ये इक्वेशन के जरिए अगर इसको हम लिखेंगे तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस सनलाइट एनर्जी इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ये मिलते हैं तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट और वाटर भी एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अभी इस रिएक्शन में हम अगर देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट क्या है, तो फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट जो हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी रिएक्शन में, फॉर्मुलेशन करते हैं किसी कंपाउंड की, ये जो हम रिएक्शन देखते हैं इसमें हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है लाइट एनर्जी जो है वो यूज होती है और ये जो हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं और इसमें हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल में ये रिएक्टेंट है जो कि रिएक्ट करते हैं, लाइट एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब होती है और ये मॉलिक्यूल जो है ये रिएक्टेंट है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के। प्रोडक्ट वो होती है जो कि रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट इसमें ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और वाटर है। तो प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो क्या कहेंगे हम, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड द वाटर, दीज आर द प्रोडक्ट। अगर ये दोनों रिएक्शंस देखें हम तो इसमें वाटर जो है वो दोनों साइडों में प्रेजेंट है, यानी कि रिएक्टेंट में भी है और उसकी प्रोडक्ट में भी वाटर प्रेजेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि बाकी अगर हम वाटर को कांस्टेंट कर दें क्योंकि दोनों जगहों पे प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी या अगर हम वाटर के उतने ही मॉलिक्यूल्स लें, क्योंकि यहाँ पे वर्ड से 12 लिए हुए ना और 6 जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, अगर हम वाटर के उतने ही मॉलिक्यूल्स लें जितने कंज्यूम हो जाएं तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, 6 वाटर, लाइट एनर्जी इसमें हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब कोई एक्सेस अमाउंट में वाटर रिलीज नहीं होता तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये रिएक्टेंट हैं इसके फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के और इसके रिएक्टेंट जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आती है हम कहते हैं ये ऐसी इक्वेशन है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए है और रेस्पिरेशन के लिए भी यही है। रेस्पिरेशन में इसका उलट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। तो ये हम इक्वेशन कहते हैं, ये अगर जब हम ये इक्वेशन बनाते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो ये शो करती है कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में जो रिएक्टेंट हैं वो रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट होती है और रेस्पिरेशन में जो रिएक्टेंट है वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस की प्रोडक्ट है। इस तरह ये इक्वेशन जो है वो ये शो कर रही है कि अगर हम वाटर के उतने मॉलिक्यूल नहीं जितने कंज्यूम हो जाएं तो ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये इक्वेशन जो है वो दोनों के लिए एक दूसरे का उलट होगी, यानी कि ए फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस के प्रोडक्ट हो जाएगी और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट होगी वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की रिएक्टेंट्स होंगे। अब प्लांट्स में बाज़ औक़ात क्या होता है ड्यूरिंग द डाउन एंड डस्क, यानी कि शाम के वक्त बाज़ औक़ात जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए इक्वल हो जाते हैं। अब इक्वल कैसे हो जाते हैं, इसलिए जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो सारी ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो सारी की सारी ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है और जो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है सारी की सारी। इसलिए कोई भी नेट एक्स्ट्रा जो है वो एक्सचेंज नहीं होती गैसेस इन्वायरमेंट में, यानी कि लीज में से एक्सेस अमाउंट में गैसेस रिलीज नहीं होती इन्वायरमेंट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपेंसेशन पॉइंट, यानी कि जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो इन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होता है और उस दौरान जो है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है।
जो कि रेस्पिरेशन से पूरी नहीं हो सकती। ये सिर्फ उन्होंने तब बताया जब ड्यूरिंग द डाउन एंड डस्ट, शाम के वक्त में कभी कभार इस तरह होता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाते हैं, कोई भी नेट गेन एंड लॉस ऑफ गैसेस नहीं होता, यानी कि एक्स्ट्रा गैसेस जो है वो इन्वायरमेंट में जो रिलीज होती हैं, तो वो एक्स्ट्रा गैसेस जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं हो रही होती, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होती हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट जो है वो रेस्पिरेशन में यूज होती हैं। इसको बोलते हैं हम कंपेंसेशन पॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद जो था वो एक एक्सपेरिमेंट था, वाटर एंड द फोटोसिंथेसिस। अब वो ऑक्सीजन जो कि रिलीज होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वो ऑक्सीजन जो है माइट बी कम फ्रॉम द वाटर, और ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का। अब उनके जो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज हो रही है, जिस तरह ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लें, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये ऑक्सीजन जो है या तो ये वाटर से आ रही है या कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, और जो ऑक्सीजन ग्लूकोज की प्रोडक्ट बनती है वो वाटर में से है या कार्बन डाइऑक्साइड में से है, ये क्वेश्चन है हमारा। 1930s में वैन नील ने एक हाइपोथेसिस प्रोड्यूस किया था। उन्होंने कहा था कि जब प्लांट स्प्लिट करते हैं वाटर को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें से ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है, उनके वाटर का मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, उसमें से ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है और हाइड्रोजन को वो यूज कर लेते हैं। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे किया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए नील ने जो हाइपोथेसिस दिया था, इन्होंने इसको प्रूव करने के लिए असल में आइसोटोपिक ट्रेसर यूज किए थे। इन्होंने इसके दो ग्रुप्स बनाए थे प्लांट्स के। ये देखते हैं एग्जांपल। उन्होंने प्लांट्स के दो ग्रुप बनाए थे। ग्रुप 1 में उन्होंने जो वाटर का मॉलिक्यूल लिया, इसमें जो आइसोटोपिक ऑक्सीजन ली, दैट इज ऑक्सीजन 18, और दूसरे प्लांट के ग्रुप में उन्होंने क्या किया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड ली उसमें जो ऑक्सीजन यूज की थी उसको लेवल किया था ऑक्सीजन 18 से। अब ये देखने के लिए कि ऑक्सीजन जो है रिलीज कौन सी होती है, तो जब एक्सपेरिमेंटली किया गया तो ये देखा गया कि ग्रुप 1 में जो रिएक्शन हुआ था जिसके वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को ट्रेस करवाया गया था आइसोटोपिक ऑक्सीजन 18 से, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी कि एटमॉस्फेयर में ये रिलीज होती थी, और वो ऑक्सीजन जो कि कार्बोहाइड्रेट का पार्ट थी, वो असल में ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। तो इन्होंने कहा था असल में दूसरे ग्रुप में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें भी जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, जो ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट का पार्ट बन रही थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड में से रिलीज होती है, और जो एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन थी वो लेवल नहीं थी। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि असल में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है या बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में जो रिलीज हो रही है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो असल में ऑक्सीजन जो है वो वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से, ये वाटर का मॉलिक्यूल जब स्प्लिट करता है उसमें से हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, ये ऑक्सीजन असल में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन वाटर से आती है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसी तरह दूसरे में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उससे भी पता चला ये ऑक्सीजन जो थी वो तो जो थी ग्लूकोज का पार्ट बन जाती है, और वो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो असल में वाटर की स्प्लिटिंग से होती है। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही प्रूव किया था कि जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होती है वो बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है।